हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है plane polar coordinate system and relation between Cartesian coordinates and plane polar coordinates and unit vectors in plane polar coordinate system। तो स्टूडेंट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टू डायमेंशनल प्लेन कंसीडर करेंगे, जो कि होगा हमारे पास एक्स वाई प्लेन। ये है हमारे पास एक टू डायमेंशनल प्लेन जिसमें हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई, और इस प्लेन का जो ओरिजिन है वो हमारे पास ओ है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास यूनिट वेक्टर आई कैप है और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास यूनिट वेक्टर जे कैप है। और अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करें पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? आपको यहाँ पर दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास एक्स एंड वाई। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप इस पोजीशन को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो कि होगा हमारे पास पी एन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ओ एन वो हमारे पास x के बराबर होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास पी एन, तो ये हमारे पास y के बराबर होगा। तो इस तरह से आप P पॉइंट को XY प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। बट हम P पॉइंट को एक और तरीके से भी लोकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली P पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना होगा। हमने क्या किया? ओरिजिन O के साथ P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये डिस्टेंस जो है वो हमने R मान लिया। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास R डिस्टेंस होगा। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि P पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर स्थित है, और वो जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो R है हमारे पास। एक आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका लाइन सेगमेंट है OP, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। हम मान लेते हैं कि ये OP लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको थीटा पता हो और R पता हो, तो आप P पॉइंट को बहुत इजीली लोकेट कर पाएंगे, और इन्हीं R एंड थीटा को हम बोलते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट P के वो एक्स वाई हैं, और जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो R और थीटा हैं। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो हम एंगल मेजर करेंगे थीटा OP का एक्स एक्सिस के साथ, वो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तब जाकर हम R और थीटा को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल पाएंगे, कह पाएंगे पॉइंट P के। तो स्टूडेंट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डायग्राम तो सिर्फ ये ड्रॉ करना है। आइए देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट OX एंड OY बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड P बी अ पॉइंट इन XY प्लेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर करेंगे OX एंड OY, और यहाँ पर इस XY प्लेन में हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P पॉइंट। जॉइन द पॉइंट P टू द ओरिजिन O ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप P पॉइंट को ओरिजिन O से ज्वाइन कर देंगे। लेट OP इज इक्वल टू R एंड एंगल OPX इज इक्वल टू थीटा। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है OP ये R के बराबर है, और OP लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्म कर रहा है वो थीटा है। मींस हमारे पास जो एंगल होगा एंगल POX वो हमारे पास थीटा होगा। देन R एंड थीटा आर कॉल्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तब हम कहेंगे कि जो R और थीटा जो हैं वो हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P के। नॉट एंगल थीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको हमेशा जो थीटा एंगल लेना है OP लाइन सेगमेंट का विद एक्स एक्सिस, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, तब जाकर हम थीटा को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे पॉइंट P का। R तो साथ में है ही है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट P का।
ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट पी से ओ एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास होगा पी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स। If xy be the Cartesian coordinates of point P, then ON is equal to x and NP equal to y। अगर हमारे पास पॉइंट P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स xy हैं तो O से लेके N तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास x होगा और P से लेके N तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास y रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स xy एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एंड पी वी हैव, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, cos होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है। सो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी r cos थीटा। तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन which is connecting x coordinate with plane polar coordinates r and theta। इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू निकाले, sin होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज r है। सो sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r। सो y की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट y विद प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को स्क्वेयरिंग करें और दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो ये हमें r की वैल्यू देगा इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y। अब बात करते हैं, हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 2 and by 1 वी गेट y अपॉन x इज इक्वल टू r sin थीटा बाय r cos थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos हो जाएगा tan। सो y बाय x इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास थीटा का एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो ये जो आपके पास चार इक्वेशंस मिली हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये क्या कर रही हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा के बीच में रिलेशनशिप बता रही हैं। अगर आपको आर और थीटा पता है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है और अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट पी के, तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई पता है, अगर आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा फाइंड करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से, एक्स और वाई की हेल्प से आप आर और थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चारों इक्वेशन जो हैं ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बेसिक इक्वेशंस हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करती हैं। इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 गिव्स रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा ऑफ द पॉइंट पी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू O, वो हमारे पास क्या होगा, R वेक्टर होगा। तो अगर आपको R वेक्टर को एक्सप्रेस करना हो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स R एंड थीटा के टर्म्स में, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप सिंपली इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ये आपका है ON वेक्टर, यहाँ पर आप वेक्टर का साइन बना दीजिए, और ये है आपका NP वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ONP में, तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ टू साइड्स गिव्स द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, मींस OP वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें OP वेक्टर की, वो हमारे पास कितना है, R वेक्टर है। ON लेंथ हमारे पास X है और X डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है, I कैप है। तो जो हमारा ON वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ON का मैग्नीट्यूड X है, साथ में यूनिट वेक्टर I कैप। तो ON वेक्टर की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे X I कैप। इसी तरह से जो आपका NP वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, NP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, Y है, और NP वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, J कैप है। तो यहाँ पर आप J कैप लगा देंगे। तो NP वेक्टर की जगह आप YJ कैप लिखेंगे। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब आपको क्या करना है, X और Y की वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से उठाकर फिफ्थ में डालनी है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 and 2 in 5 वी गेट R वेक्टर इज इक्वल टू
एक्स की जगह आपने पुट कर दिया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई की जगह आपने पुट कर दिया आर साइन थीटा जे कैप, आर कॉमन ले लिया, सो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप आ गया। तो अगर आपको कहीं पर भी पोजीशन वेक्टर को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़े तो आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे। ये हमारी होगी सिक्स्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं और उन यूनिट वेक्टर्स को आप आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें यूनिट वेक्टर जो है वो डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन, उसमें हमारे पास 2 एक्सिस थी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था वो आई कैप था और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था वो जे कैप था। और यूनिट वेक्टर जो हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में लिए जाते हैं। जैसे कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो हमने यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन बनाई है, आई कैप की जो डायरेक्शन बनाई है वो इंक्रीजिंग एक्स की डायरेक्शन में बनाई है। इसी तरह से जो जे कैप की डायरेक्शन हमने ली है वो इंक्रीजिंग वाई की डायरेक्शन में ली है। जितने हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे यहाँ पर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एंड वाई, तो 2 हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स थे आई कैप एंड जे कैप रिस्पेक्टिवली। उसी तरह से क्योंकि हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा, तो यहाँ पर भी हमें 2 यूनिट वेक्टर जो हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। एक जो यूनिट वेक्टर होगा वो इंक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में होगा और उस यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे आर कैप से। तो जो हमारा आर है वो ओपी के अलोंग इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है आर की वैल्यू। तो जो हमारा आर कैप यूनिट वेक्टर होगा वो ओपी के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में होगा, मींस हमारा जो आर कैप होगा वो इस तरह से होगा। तो आप जो पहला यूनिट वेक्टर बनाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो इस तरह से शो करेंगे। और जो हमारा दूसरा यूनिट वेक्टर होगा वो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में होगा और उसे हम थीटा कैप से डिनोट करेंगे। अब हमारा थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और यूनिट वेक्टर जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहाँ पर आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर था, तो जो हम ये यूनिट वेक्टर लेंगे थीटा कैप वो आर कैप के परपेंडिकुलर होना चाहिए, शुड बी परपेंडिकुलर टू आर कैप। तो थीटा कैप एक तो आर कैप के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो थीटा कैप होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो डायरेक्शन है वो थीटा के इंक्रीज होने की डायरेक्शन है और साथ के साथ ये डायरेक्शन जो है वो आर कैप के परपेंडिकुलर भी है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर्स इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम बनाना है तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा और आर एंड थीटा को हम बोलते हैं पोलर यूनिट वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। यूनिट वेक्टर्स इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, in order to discuss the motion of a particle in plane polar coordinates we introduce 2 unit vectors r cap and theta cap called polar unit vectors। अगर आप किसी पार्टिकल का मोशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा के टर्म्स में डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि हम सेंट्रल फोर्स मोशन वाले चैप्टर में करेंगे, वहां पर हम पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो वहां पर हमें क्या करना होगा, 2 यूनिट वेक्टर जो हैं वो डिफाइन करने होंगे जो कि होंगे आर कैप एंड थीटा कैप, जिन्हें हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर यूनिट वेक्टर्स बोलेंगे हम। वेयरएज आर कैप इज डिफाइंड एज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। जो हमारा आर कैप होगा वो आर के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में होगा, मींस ओपी के अलोंग होगा, दैट इज अलोंग ओपी। एंड थीटा कैप इज डिफाइंड एज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर टू ओपी। मींस जो हमारा थीटा कैप होगा वो थीटा के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में होगा। साथ के साथ
आर कैप के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस ओपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आपका थीटा कैप जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। सेकंड डायग्राम आपको ये बनाना होगा एग्जाम में, जो कि बता रहा है यूनिट वेक्टर्स इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब हमें क्या करना है, इन आर कैप एंड थीटा कैप को आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बेसिक डायग्राम है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये जो आपने आर कैप लिया है वो ओपी की डायरेक्शन में लिया है, तो आप आर कैप को ऐसे भी ले सकते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया आर कैप, और जो हमारा थीटा कैप है वो आर कैप के परपेंडिकुलर है और थीटा के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में है, तो आप थीटा कैप को इस तरह से लेंगे, इसको आप डार्क कर देंगे ताकि आपका थीटा कैप जो है वो क्लियरली विजिबल हो सके। ये हमारा है थीटा कैप। तो आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप, ये एंगल जो है हमारे पास, ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला, दिस इज 90 डिग्री। तो यहां पर अब हमें कुछ डायग्राम में कुछ करना होगा, देखिए कैसे करेंगे। ये हमारे पास थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये देखिए ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 में से आपको 90 माइनस थीटा माइनस करना होगा। 90 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस थीटा, थीटा। तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल, यहां से लेके यहां तक वाला। कैसे निकाला, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल 90 माइनस थीटा था, तो थीटा कैसे आएगा, 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। तो ये एंगल तो है आपको बड़े ध्यान से बनाने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आर कैप को एक्सप्रेस करते हैं आई कैप एंड जे कैप की टर्म्स में। आर कैप को आप आई कैप एंड जे कैप की टर्म्स में दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो बाय डेफिनेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले हम बाय डेफिनेशन आर कैप को एक्सप्रेस करते हैं आई कैप एंड जे कैप की टर्म्स में। किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बाय डेफिनेशन अगर आपको यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना हो किसी वेक्टर के, तो आप कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। इसी तरह से आर कैप जो है वो आर वेक्टर बाय आर होगा। बट आर कैप की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये है, वो पुट कर दीजिए, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और नीचे आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज आर से। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर कैप का जो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ये है हमारे पास पहला मेथड, आर कैप को आई कैप एंड जे कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस करने का। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, इसे चेक कैसे करेंगे। हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर हम आर कैप का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या निकल के आएगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 1 दैट इज 1। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ रहा है, मींस हमारा मेथड जो है ये करेक्ट है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, दूसरे मेथड को हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो आर कैप का को हमें एक्सप्रेस करना है आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में। तो आपको देखना होगा कि आर कैप की डायरेक्शन में आई कैप का कौन सा कंपोनेंट है और जे कैप का कौन सा कंपोनेंट है आर कैप के डायरेक्शन में। तो आप यहां पर लिखेंगे आर कैप इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ आई कैप along the direction of r cap plus component of j cap along the direction of r cap। मीन्स हमने क्या करना है, आई कैप एंड जे कैप के कंपोनेंट्स देखने हैं किसके डायरेक्शन में, आर कैप के डायरेक्शन में। तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप का आर कैप की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, कोसाइन कंपोनेंट होगा। जे कैप का आर कैप की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, कोसाइन कंपोनेंट होगा। बट एंगल्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आई कैप
आर कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो आप यहां पर लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा आई कैप। तो स्टूडेंट्स आई कैप का ये कंपोनेंट जो है वो आर कैप की डायरेक्शन में होगा, प्लस इसी तरह से जो जे कैप का कंपोनेंट होगा आर कैप की डायरेक्शन में वो कितना होगा, कोसाइन ऑफ एंगल कितना बना रहा है जे कैप आर कैप के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, 90 माइनस थीटा जे कैप। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा जे कैप। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास आर कैप का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। इसे हम देते हैं 8th इक्वेशन। जो हमने आर कैप का एक्सप्रेशन फाइंड किया था 7th इक्वेशन में इस मेथड से, और जो आर कैप का एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है इस मेथड से, वो यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो सेम है। तो आप चाहे इस मेथड से एग्जाम में करिए चाहे इस मेथड से कीजिए, आपको एक मेथड से एग्जाम में आर कैप को आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिखाना होगा। अब बात करते हैं कि हम थीटा कैप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में। तो उसके लिए मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, इसके बाद आप यहां पर आ जाएंगे। तो थीटा कैप की डायरेक्शन में आपको देखना होगा, थीटा कैप की डायरेक्शन में आपको देखना होगा आई कैप का कौन सा कंपोनेंट है और जे कैप का कौन सा कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन में। तो आप यहां पर लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ आई कैप along the direction of theta cap plus component of j cap along the direction of theta cap। तो कैसे कंपोनेंट देखेंगे हम, थीटा कैप इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए अब आपको देखना है आई कैप थीटा कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो पूरा एंगल होगा मैं यहां से बना देता हूं, ये पूरा जो एंगल होगा यहां से लेके यहां तक वो होगा हमारे पास 90 प्लस थीटा। तो यहां पर cos 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस, और जो आपका जे कैप है वो थीटा कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, सिर्फ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर सिंपली आ जाएगा cos थीटा जे कैप। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, थीटा कैप इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इज cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपके पास थीटा कैप का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली थीटा कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट है कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास 1 होता है। तो थीटा कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कैप का एक्सप्रेशन भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है टू एक्सप्रेस आर कैप एंड थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में तीनों डायग्राम जो है वो बनाने होंगे ताकि आपका एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो सके। आज हमने पढ़ा कि आखिरकार प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा जिन्हें हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, उन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप फाइंड किया एक्स एंड वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ। फिर हमने यूनिट वेक्टर्स इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, जहां पर हमने देखा कि हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स रहने वाले हैं आर कैप एंड थीटा कैप। आर कैप आर के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में होगा और थीटा कैप थीटा के इंक्रीज होने की डायरेक्शन में होगा। आर कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और फिर हमने आर कैप एंड थीटा कैप को आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। तो 7th और 9th इक्वेशन को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसका हमें बहुत सारे जगह यूज करना पड़ेगा जब हम सेंट्रल फोर्स मोशन को स्टडी करेंगे। आर कैप एंड थीटा कैप को आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।